स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 20 के अंतर्गत ये आता है। और इससे पहले का समानता का अधिकार वो पिछली वीडियो में हो चुका है, जल्दी जाइए और जाकर देखिए। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 और 20। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों। और ये जो हैं जितने भी मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या उससे पहले जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं, वो सभी की सभी आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा। या आप छोटे में आप कांस्टेबल से लेकर आप पीसीएस तक आप देख सकते हैं। तो सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। हर एग्ज़ाम को क्लियर किया जाएगा, चाहे वनडे का हो या फिर पीसीएस जैसा एग्ज़ाम। पीसीएस में भी प्री लेवल तक का ही चल रहा है, मेंस लेवल का नहीं है, ये सिर्फ प्री लेवल्स का है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यही कोशिश की जाती है कि बस इसी के अंतर्गत सभी क्लियर कर दिया जाए, आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का हम ध्येयवाक्य देखते हैं। आज का ध्येयवाक्य है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो। अगर आपको अपना नाम बनाना है तो नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, मेहनत से मतलब नहीं है कि मेहनत तो कई प्रकार की होती है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, पर वो क्या मेहनत सही डायरेक्शन में चल रही है? जैसे कि आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख लीजिए। मैं आपको एक नॉर्मल सा, अब जब बात आई है तो एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं कि आप मेहनत के लिए देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ घंटों के लिए पढ़ते हैं। उनका टारगेट होता है कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है। उनका टारगेट ये नहीं है कि मुझे कितना पढ़ना है, बस टारगेट है 10 घंटे पढ़ना है। उस 10 घंटे में वो खाना भी ऐड कर लेंगे, घूमना भी ऐड कर लेंगे, या दोस्तों के साथ बातें करना भी ऐड कर लेंगे, सब कुछ ऐड कर लेंगे। लाइब्रेरी में बैठकर एक दूसरों से बातें करना या फिर अपने रूम पर बैठकर दोस्त के साथ बातें करना, कॉल कॉल पर बातें करना, सब ऐड हो जाएगा उस 10 घंटे के अंदर। तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत भी अच्छे डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब आपको एक टारगेट फिक्स करना है, ना कि घंटे। अपना टारगेट पूरा कीजिए, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो। डेली टारगेट फिक्स करिए। डेली टारगेट फिक्स करेंगे, वो अचीव होगा तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, और आपको समझ में भी आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और ये और जान लेते हैं कि जो ये बात है वो कही किसने थी। तो आपको मालूम ये किसने कही थी? ये है एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। इन्हें आप द मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 19। तो 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। पहली है विचार और अभिव्यक्ति, दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन, तीसरी है समुदाय और संघ निर्माण की, फोर्थ है भ्रमण की, फिफ्थ है निवास, और सिक्स है व्यवसाय की। अब ये सारे के सारे हैं, पर लेकिन इन्हें डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आपको एक दिन के लिए पढ़ना है तो बस इतना पढ़ लीजिए, हो गया काम आपका। ठीक है, नहीं कोई आपका एग्ज़ाम है जो कांस्टेबल लेवल का, तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको सीजीएल लेवल का पढ़ना है और आपको यूपीएसआई का भी देखना है तो आपको और अभी आगे जानना पड़ेगा कि और क्या क्या है इसके अंतर्गत। ये तो हो गई आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो पहली स्वतंत्रता हम देखेंगे, उसके अंतर्गत कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये चीज़ें प्राप्त हैं। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित की गई है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, मतलब इसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता दे दी गई और आप जो चाहें आप बोल सकते, नहीं। इसकी भी एक सीमा निश्चित कर दी गई कि आप कितना बोल सकते हैं और इससे आगे आप नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या हमें फ्रीडम मिली। तो सबसे पहले हमें फ्रीडम मिली है अभिव्यक्ति दर्शाने की आज़ादी, कुछ भी आप बोल सकते हो। दूसरा दिया गया है मत देने की आज़ादी, आप जिसे चाहो मत दे सकते हो।
तीसरी है अभियोग लगाने की आज़ादी। चौथी है अपने विचारों को प्रसारित कराने का अधिकार। आप अपने विचार को आप जाकर सीधा जाकर टीवी जो चैनल्स होते हैं वहाँ जाकर आप बोल सकते हैं कि हमारा ये विचार है या हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसे अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा दीजिए। तो आपको अधिकार है बोलने का, बाकी उनकी मर्जी है दिखाना नहीं दिखाना। रुपए का अगर रुपए चाहिए तो दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस का आपको मालूम ही है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया है। अब प्रेस स्वतंत्र है हर चीज़ के लिए। अब हर चीज़ का मतलब ये भी नहीं है कि वो कुछ भी गलत छाप दे, ठीक है नहीं। उसे जो भी उसके प्रमाण जो भी वो छापेगी उसके पास छोटे मोटे कुछ ना कुछ प्रमाण होने आवश्यक हैं। और दूसरी बात, प्रेस को स्वतंत्र इसे भी इसलिए भी रखा गया है क्योंकि अब जितनी भी अगर कोई सरकार कुछ गलत करेगी तो उसे आप आम जनता के सामने उजागर कौन करेगा, तो वो प्रेस ही करेगी और कोई नहीं करेगी। इसलिए उसे स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, बिल्कुल अलग, वो सबसे अलग है। उस पर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हूँ। पर लेकिन हर सरकार आती है, कुछ भाई जो भी सरकार आएगी उसके साथ तो थोड़ा बहुत मिल के प्रेस चलती है, बस इसीलिए देश थोड़ा गड्ढे में जा रहा है। नेक्स्ट है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अब आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो सभी को दिखाना है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पूरे देश के अंदर दिखाना है तो आप पोस्टर लगाएंगे हर जगह, नहीं। आप न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हो, न्यूज़पेपर में छपा सकते हो अपना जो भी आपको छपवाना है वहाँ पर कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे ये पर ये व्यवसाय कर रहा हूँ। दूसरा, आप सीधा पहुँच सकते हैं न्यूज़ चैनल के पास, या फिर जो भी अलग से होते हैं एड्स आते हैं, आपने देखा होगा हम कुछ भी सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं टीवी पर, तो एड्स आते हैं। तो जो एड्स आते हैं वो वही इस टाइम ये लगते हैं उन एड्स के साथ में, वो टीआरपी के अकॉर्डिंग आदमी जाता है कि इसकी टीआरपी बहुत है, मतलब काफ़ी लोग देख रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही लोग जुड़े रहेंगे और मेरे व्यवसाय को देख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा रुपया होता है। अगला है कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अब आप पहले क्या था कि फ़ोन टैपिंग होती थी ऐसी, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन उसे ख़त्म कर दिया गया। बिना उस पर्सन की अनुमति के आप उसका फ़ोन टैप नहीं कर सकते। लेकिन वो कुछ होती हैं जैसे कि अब कोई फ़ोन चुरा के भाग गया, या फिर सीधा कहा ना कि डीएसपी से ऊपर की डीएसपी या एसपी की पावर दी गई है, वही इसे परमिशन देते हैं कि हाँ फ़ोन को टैपिंग कीजिए, नहीं तो और कोई नहीं दे सकता। छोटा अधिकारी इस चीज़ के लिए बाध्य है, मतलब उसे परमिशन नहीं है। अगला है शांति का अधिकार। अब शांति का अधिकार बोला गया है कि आपको शांति का अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर आपके इलाके में आके कुछ गलत हरकतें करता है, गालियाँ गलौज करता है या फिर चिल्लाता है या फिर किसी किवाड़ को खड़खड़ाता है, कुछ भी करता है जिससे आपकी शांति भंग हो रही है, तो आपका अधिकार है कि आप सीधा उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो आपकी शांति है, अगर आपकी शांति को भंग किया जा रहा है तो आपको शांति का अधिकार भी है। तो आपने 8 प्रकार के देख लिए होंगे आपको अधिकार क्या है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ है जो रोक दी गई। तर्क संगत प्रतिबंध भी लगाए गए इस पर कि हाँ ऐसे तो नहीं है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई है तो वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप। इतना ही बोल सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के भी जो अधिकार हैं वो उनका हनन ना हो। तो प्रथम संविधान संशोधन में ये चीज़ स्टार्ट कर दी गई थी कि कुछ तर्क संगत प्रतिबंध भी होने चाहिए, जो कि 1951 में आया था। इसमें आप मतलब ये नंबरिंग के साथ नहीं है, सबसे पहली बात मैं बता दूं, कुछ ऊपर नीचे हैं पर लेकिन मैं आपको समझाता चलूँगा हर चीज़। इस क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कौन पहला आया कौन बाद में आया। तो आप सबसे पहले देखिए, भारत की प्रभुत्व व अखंडता ये 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1963 में आया था। और इसमें कहा गया है कि आप उसकी प्रभुत्व या अखंडता को चोट नहीं पहुंचा सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भाषण दे दें जिससे कि जो समुदाय हैं वो एक दूसरे से ततर बितर हो जाएं, और जो हमारा भारत है उसकी जो अखंडता है, उसकी जो एकता है, आप उसे तोड़ने का प्रयास करें। आपके भाषण से कोई समुदाय टूटना नहीं चाहिए जिससे कि देश के अंदर विद्रोह हो जाए या फिर एकता हमारी टूट जाए। आप ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते। अगला है राज्य की सुरक्षा के लिए। आप ऐसा भी कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे कि राज्य का मतलब है हमारा देश या कोई एक राज्य पर्टिकुलर देख सकते हैं, नहीं तो राज्य का इस्तेमाल देश के लिए सर्वथा उचित है। तो इसके अंतर्गत ये भी थोड़ा रखा गया है कि आप अपने राज्य के विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि हमारी जो सुरक्षा है उस पर कोई प्रभाव पड़े। अगला है विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए। अब आप सिंपल सी बात सोचिए कि जो विदेश से हमारे जो संबंध होते हैं,
अब आप क्या करें, यहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रम्प हैं, उन पर टिप्पणी कर सके गलत, जो अब बने हैं वहाँ पर नए, जो नए बिल्डन, तो उन पर आप कुछ टिप्पणी कर दें गलत, तो वो सीधा ये बोलेंगे कि आपके जो व्यक्ति हैं वो हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो हम आपसे मित्री जो पूर्ण संबंध है वो ख़त्म कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलेंगे और उसके हमसे अच्छे संबंध हैं और हमें बनाने भी हैं, पर लेकिन हमारी जनता जो है, जो कुछ लोग हैं वो उनके बारे में गलत बोले जा रहे हैं, तो उन लोगों को गलत लगेगा। तो उन जो लोग हैं जो बोल रहे हैं, उन्हें शांत कराने के लिए भी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए गए कि हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर ये नहीं कि आप हमारे जो मैत्रीपूर्ण राज्य हैं, देश हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत सलत बोलें। नेक्स्ट है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लोक व्यवस्था का मतलब है कि जो हमारा एरिया होता है, जैसे हमारा ज़िला हो गया, हमारा राज्य हो गया, उसमें दंगे वगैरह ना भड़काए जाएं। ऐसा ना हो हिंदू मुस्लिम कर दी गई और उससे दंगा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ दरार डालोगे तो दंगे होंगे ही, तो लोक व्यवस्था को आप चोट पहुँचा रहे हो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शिष्टाचार और सदाचार। शिष्टाचार और सदाचार, अब आप ये देख लीजिए, जितनी भी आज के समय पे सीरीज आ रही हैं उसके अंदर गालियाँ गलौज सब चल रहा है, ठीक है नहीं। उसके अंदर आप देखेंगे तो ए ग्रेड के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इससे हमारे शिष्टाचार सदाचार भी खराब हो रहे हैं ना, पर लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस चीज़ को मतलब आप इस वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है पूरी तरह से, देखा जाए तो पूरा देखा भी जा रहा है, पर लेकिन सेंसर बोर्ड बैठा रखा है कि इस चीज़ के लिए। और शिष्टाचार सिर्फ सेंसर बोर्ड मतलब मूवीज़ के लिए नहीं है, पर व्यक्ति के लिए भी है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को गाली दें, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है और आप उससे गाली देकर बात कर रहे हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर लेकिन जो उसका जीवन जीने का अधिकार है, शिष्टाचार पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आप जो आर्टिकल 21 है आप उसका हनन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकता है, उसे वो अधिकार है। तो यह भी याद रखना, शिष्टाचार और सदाचार बनाए रखने के लिए भी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए गए कि कोई व्यक्ति किसी को उल्टा ना बोले। अगला है न्यायालय की अवमानना करना। अब आप ऐसे नहीं कर, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे न्यायालय की अवमानना हो। अवमानना का मतलब है उसका एक तरह से हम जैसे बोलते हैं कि उसकी बेइज्जती करना, जैसे न्यायालय की बेइज्जती करना, उसकी अवमानना करना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारा संवैधानिक ढांचा है। संवैधानिक जो हमारा संविधान है उसे बचाने का एक निकाय है न्यायपालिका। कहा गया नहीं, संविधान का रक्षक कौन है? न्यायपालिका। आप उसके खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जिससे ये लगे कि आप उसकी अवमानना कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाएगा। अगला है मानहानि। अब मानहानि में ऐसा है कि अब जैसे मैं हूँ, मैंने किसी को गाली दे दी, अब उस व्यक्ति ने भी मुझे गाली दे दी। अब मैं गया कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मैंने मानहानि का दावा कर दिया, तो वही पहुंच जाएगा कि ऐसा है कि मानहानि का दावा मैं भी करता हूँ, इस व्यक्ति ने भी मुझे गाली दी है। तो आप इसमें फंस जाएंगे कि आपने भी गाली दी है, उन्होंने भी गाली दी है, तो दोनों को दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले आए हैं तो आपको दंड नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, ठीक है। मानहानि का ये है, आप ऐसे नहीं कि अपनी चीज़ों को छुपा दें और दूसरे का सिर्फ गुनाह दिखाएं। अब नंबर 8 है अपराध उद्दीपन को रोकने के लिए। अब क्या होता है कि भाषण चल रहा है, अब जैसे आतंकवादी होते हैं, आप देख लीजिए, तो आतंकवादी में आप सामने से भाषण देते हैं कि ऐसा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी बातों में आके यहाँ पर भारत में या कहीं और भी जाकर ये दंगे मचाते हैं। तो अब उसमें ये नहीं है ना कि जो उनका बॉस है वो ये कहे कि मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं, मैंने तो बोला था, नहीं मानते वो। तो उसमें ये कहा गया कि आपने उससे बोला, आपकी गलती ये है कि आपको बोलना नहीं चाहिए था, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। आपने उससे उकसाया है ये काम करने के लिए, तो आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। उसे तो किया जाएगा जिसने किया है, लेकिन साथ में आप भी अपराधी हैं। तो ये 8 न्याय संगत संशोधन किए गए, प्रतिबंध लगाए गए, और भी लग सकते हैं। धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे वो लगेंगे नए नए। तो मुझे लगता है ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं नंबर 2, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है, और
उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अब जैसे कि आप नॉर्मल सी चीज़ देखिए, अब कोई सभा हो रही है, वहाँ के उसमें ये है कि आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, तो आपको प्रतिबंध किया जा सकता है कि आप हथियार ना लेकर जाएं। लेकिन अब आप देखेंगे जो हमारे सरदार भाई होते हैं, सिख होते हैं, उन्हें कृपाल जो होती है, उनकी जो तलवार होती है, उन्हें रखने का पूरा अधिकार होता है। तो वहाँ पर ये बोला गया कि ये उनका एक रिलीजियस वाला पहलू है कि उनका रिलीजियस में ये है कि वो अपनी कृपाण को अपने पास रखेंगे। तो वो उनका एक तरह से अस्त्र है, शस्त्र है, लेकिन वो उनकी एक रिलीजियस भावना है। तो उसका आदर करते हुए उसकी पूरी आज़ादी है कि वो अपने मंदिर जहाँ भी जाएंगे, वो गुरुद्वारा, वो उसे लेकर जा सकते हैं रिलीजियस प्लेस पर भी, या किसी सभा में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया। आप शांतिपूर्वक सम्मेलन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी आज़ादी है। ऐसे ही अब देखते हैं नंबर 3 बोला गया है कि समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अब आपको कोई समुदाय बनाना है, संघ बनाना है, मतलब एक तरह से कुछ जैसे कि हम मान सकते हैं गरीब कुछ सेवा करने के लिए एक संघ बना दिया, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों का एक संघ बन गया। जैसे आप देखते हैं RSS संघ है ना वो, हाँ जी, तो उसे बनाया गया ना, काफ़ी बड़ा हो चुका है अब तो स्टार्टिंग में थोड़ा था, पर लेकिन वो आज़ादी दी गई कि आप बना सकते हो। लेकिन इसके अंतर्गत कहा गया कि संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे। आप एक ऐसा संघ बना लो जिससे लोगों का भला हो, जो लोगों के लिए भला करे। आप ऐसा कोई संघ नहीं बना सकते कि आपने संघ बना लिया और आप उसी राज्य या उस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, या आप दंगे कराने लग जाएं कि हाँ आपने संघ बना लिया, आपके पास बहुत लोग हैं, अब आप दंगे कराएंगे। तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस संघ को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। खत्म का मतलब मारा नहीं जाएगा, मतलब उस संघ को तोड़ दिया जाएगा, कह दिया जाएगा अब ये कोई संघ है ही नहीं। तो नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे। अब नंबर 4 है भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको जाना है तमिलनाडु। तो अब ऐसा नहीं है ना कि तमिलनाडु जाने के लिए अब आप मध्य प्रदेश से भी निकलेंगे, उसके बाद फिर आप नीचे को छत्तीसगढ़ से निकलेंगे, ठीक है नहीं, आंध्र प्रदेश से भी निकलेंगे, फिर आप नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु पहुँचेंगे। तो आपको हर राज्य के अंतर्गत अपना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा या फिर कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो जहाँ चाहें आप घूम सकते हैं। पूरे भारत में कोई भी कहीं भी रोक टोक नहीं है। ये पूरी पावर दी गई है आपको, स्वतंत्रता पूरी है, जब चाहें जहाँ चाहें घूम सकते हैं। बस वही बात है, गलत काम आप ना करें। गलत काम करेंगे तो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर भी आपको पकड़ लिया जाएगा। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है निवास की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने का या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नहीं, कहने का मतलब ये है अब कि इसके अंतर्गत अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपकी नौकरी लग गई बिहार में, तो आप जाएंगे ना बिहार में। अब आप IPS ऑफिसर हैं तो आप बिहार में जाएंगे रहने के लिए, तो आपका निवास स्थान बदल गया ना। अब आप बिहार के हो गए ना रहने वाले, या फिर बाद में आपने कुछ वहाँ कुछ जमा लिया अपना बिजनेस कुछ, तो आप बिहार के हो जाएंगे ना। तो अब आप ऐसा नहीं है ना कि यहाँ की नागरिकता अलग है फिर अब बिहार की नागरिकता लोगे, नहीं। भारत ने इकहरी नागरिकता अपनाई कि आप भारतीय नागरिक हैं, ये नागरिकता मिलते ही आप हर राज्य के नागरिक हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप तमिलनाडु के राज्य हैं या उसके हैं, जहाँ चाहें आपको आज़ादी है बसने की।
आप तमिलनाडु में जाके बस जाइए, आप नागालैंड में बस जाइए, अरुणाचल प्रदेश में बस जाइए, उधर जम्मू में बस जाइए। अब तो आप जम्मू में बस जाइए, पहले नहीं था कि आप जम्मू में बस सकते थे, पर लेकिन जो अब संविधान संशोधन हुआ है उसमें आप जाइए और अब आप वहाँ जाकर बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। पर लेकिन वही है कि अब ऐसा कोई काम ना करें आप जिससे कि देश का कुछ अहित हो। अहित होगा तो फिर वही बात, आपको कहीं भी बसने की आज़ादी नहीं होगी, जेल आपका इंतज़ार कर रही है बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं नंबर 6 है व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, कारोबार कर सकते हैं। राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। अब इसमें एक पावर दी गई कि आपको जहाँ जाना है आप व्यवसाय कर सकते हैं। किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आपको दूसरे राज्य में व्यवसाय करना है तो आप व्यवसाय लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार कहेगी कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर आरओ की फैक्ट्री लगा दीजिए, और आपको लगानी है सीमेंट की फैक्ट्री, तो आपको आज़ादी है, आप सीमेंट की फैक्ट्री वहाँ लगाइए। अब क्या हुआ कि आगे चल के अब सरकार कहे कि यहाँ तेल है नीचे, ठीक है नहीं, तो उसके पास अधिकार है कि वो आपकी उस फैक्ट्री को अपने अधीन ले ले और तुड़वा के जो भी करना है उसे हटा के वहाँ तेल की जो भी निकालने का सिस्टम है वो वहाँ पर लगवा दे। ये सरकार को अधिकार है, पर लेकिन ये तभी है जब वो न्याय संगत हो। ऐसा नहीं हो कि बिना बात के कर दिया गया उसे। अब ये राज्य सरकार फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का, क्योंकि जो अधिकार जिसे मिल जाता है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वो आपको दंड भुगतना पड़ता है। ये है, मतलब है ये, अब आप कुछ कर नहीं सकते इसका। सीधा सा आपके पास फिर एक वही, आप सीधा पहुँचो सुप्रीम कोर्ट और फिर करो अपना काम, हो गया। अब मुझे लगता है आप अच्छी तरह से आर्टिकल 19 को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका पहला क्लोज क्या कहता है? पहला क्लोज कहता है इसका नंबर 1 का ए, कोई भी नियम जिस समय बनाया गया है अगर उससे पहले कोई वह अपराध करता है तो उसे उस नियम के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। अब आप ये लगाइए कि अब किसी व्यक्ति ने 2014 में गुनाह कर दिया, अब उसके लिए सज़ा थी 10 साल, अब उस पर केस चल रहा है और 2018 आ गई, अब थोड़ा संशोधन हुआ, अब उसकी सज़ा हो गई 14 साल उस गुनाह की। अब जो व्यक्ति है जिसने 2014 में गुनाह किया था उस पर आज भी केस चल रहा है और 2018 आ गया है, 14 साल सज़ा हो गई है, केस फाइनल हुआ 2019 में। तो अब आप खुद सोचिए दिमाग से कि उसे सज़ा किस कब कब की मिलेगी, 2018 के अकॉर्डिंग मिलेगी या 2014 के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर का साफ बोला गया कि ये आपकी गलती है कि आपने इतने लंबे समय तक इस केस को खींचा, ठीक है। अब आप ही इस केस को देखेंगे और 2014 के अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलेगी। अब चाहे 2020 में एक नया संशोधन आए और उसके लिए सज़ा हो जाए 6 महीने, तब भी सज़ा सिर्फ 2014 के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब 10 साल। चाहे आगे चल के फांसी हो जाए इस चीज़ की सज़ा, पर आपको सिर्फ 10 साल के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। मुझे लगता है पहला आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है कानून का उल्लंघन करते समय जो दंड उस उल्लंघन के लिए तथा उससे अधिक नहीं दे सकते, ठीक है नहीं। अब क्या था कि जैसे कि कानून है कोई, उसका आपने उल्लंघन करते समय जो दंड उस उल्लंघन के लिए तथा उससे अधिक नहीं दे सकते। सिंपल सा मामला है, किसी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए 10 साल की सज़ा निर्धारित है तो आप उसके लिए 11 साल की सज़ा नहीं दे सकते, 10 के अंतर्गत ही दे सकते हैं। आप 2 साल सज़ा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 11 नहीं दे सकते। आप 10 साल 1 दिन की सज़ा भी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर 10 साल है तो बस 10 साल, इससे ऊपर आप नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अब किसी व्यक्ति ने क्या किया कि किसी का खून कर दिया,
अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, अब आपने खून कर दिया, खून करने के बाद आपको सजा होगी फांसी की। अब क्या हुआ, वो जो फांसी की है वो वहाँ से भाग गया, ठीक है, भागने के बाद उसने एक और खून कर दिया, अब उसके 2 खून हो गए, सजा क्या है, फांसी। अब आप मुझे बताइए, आप उस व्यक्ति को 2 बार फांसी दोगे? एक ही बार दोगे ना, फांसी तो एक ही बार होनी है। अब जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल सा फांसी की सज़ा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा। अब आप व्यक्ति को एक बार फांसी की सज़ा दे दी तो दे दी। अब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का खून कर दिया, अब आपने क्या करा कि उसके अंतर्गत कम से कम 14 साल की सज़ा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद, सबसे कम उम्र कैद, या फिर क्या कहते हैं, फांसी की सज़ा होती है। अब आपने क्या कहा कि इसे हम 14 साल की सज़ा देते हैं। अब वो भाग गया, फरार हो गया, उसने एक बार और खून कर दिया। अब दूसरा व्यक्ति आया, बोले एक काम करो, अब इसे एक काम करो, 14 तो पहले मिली हुई है, 14 और दे दो, अब इसे 28 साल की सजा दे दो, ठीक है। तो 14 साल जो है वो खुद एक उम्र कैद है, ठीक है नहीं, 14 साल बाद भी रखा जा सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना कि आप कह दो 14 14 28 साल की सजा मिल गई इसे। अब उस व्यक्ति की उम्र है 70 साल, अब भाई 28 साल और कैसे जिएगा, वो जिएगा ही नहीं वो तो, समझ रहे हो ना बात। तो 14 साल निर्धारित है ना, तो वो उम्र कैद है, उसे ऑटोमेटिक ही उम्र कैद के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर वही है ना कि आपके व्यवहार के ऊपर सब कुछ मिलता है। आप अगर अच्छा व्यवहार रहेगा तो जल्दी छूट जाएंगे, गलत व्यवहार रहेगा तो और लंबा वो खींच सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को मिली हुई है। तो अब नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 का ए कहता है, कभी भी अभियुक्त को स्वयं के खिलाफ या विरुद्ध गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति, अब ये है व्यक्ति ए, ये है व्यक्ति बी, अब इसने इसे क्या करा है, पीटा है, ठीक है। अब इसने ए ने बी को पीटा, अब ये पहुंच गया इस, ये है सी, ये है पुलिस। अब ये बोला ए से कि हाँ भाई तूने इसे पीटा है, मतलब इतना पीट दिया, अधूरा कर दिया। ठीक है, अब दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा बीच में हो गया था गड़बड़। अब इस समझते हैं ए है, अब ए ने बी को पीटा है बहुत बुरी तरह से, बी का परिवार वाले पहुंच गए सी के पास, ये सी है पुलिस। अब सी जो पुलिस है वो बोला ए से कि हाँ भाई तूने ये गुनाह किया है, उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया। तो अब सी ने क्या किया, इस पर दबा के लठ बजाया, बहुत पीटा इसे, ए को बहुत ज़्यादा पीटा, ठीक है। अब इससे जो है यहाँ पर क्या बात दिया कि तुझे खुद अपनी गवाही देनी है वहाँ जाके, कोर्ट में जाके। तो अब वो कोर्ट में जब पहुँचेगा ना, तो वो जब कहेगा कि मैंने किया है ये, तो जज साहब कहेंगे जी ऐसा है, हम आपकी गवाही को मानेंगे ही नहीं। आप कह रहे हैं आपने किया है, ठीक है, लेकिन आपसे अलग भी हमें सबूत चाहिए। आप तो हैं ही, आप कह रहे हैं ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो गया है, लेकिन आपकी बात को तभी माना जाएगा जब बाकी और कोई दूसरा व्यक्ति भी कहे, नहीं तो आपकी बात शून्य घोषित हो जाएगी, क्लियर। क्यों? क्योंकि आप पुलिस की हिरासत में थे, हो सकता है उसने आपको मजबूर किया हो ये चीज़ करने के लिए, तो इसके अंतर्गत ये बात आती है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं बी। बी कहता है, पुलिस अफसर के सामने स्वयं कबूलनामा, स्वयं कबूलनामा मतलब खुद स्वयं कबूल कर लेना बात को, सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। अब कोई व्यक्ति है, अब उसने वो गुनाह नहीं किया, अब उसने उसे इतना मारा पुलिस वाले ने कि वो वहाँ तो उसने कह दिया कि भाई हाँ सर मैंने किया ये। अब आप कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट में कह रहे हैं हाँ सर मैंने किया है, तो आपने स्वयं कबूल किया जैसे पहले वाला मैंने कहा, तो वैसे ही है, कोर्ट नहीं मानेगा। और सबसे बड़ा तरीका होता है, पुलिस वाले कहीं तूने किया, बोले हाँ किया है, कोर्ट में जाकर कह दो मैंने नहीं किया, और साफ ये कह दो कि भैया पुलिस के लिए मुझे मत भेजना पुलिस के पास, क्योंकि ये मार मार के मुझे फिर बेकार कर देगी, ठीक है। तो कोर्ट भी समझती है, कोर्ट भी जानती है, तभी कोर्ट को पता, ये संविधान के अंदर आईपीसी के अंदर ये चीज़ लिख दी गई थी पहली, और संविधान के अंतर्गत भी ये फिर 2-3 चीज़ें डाल दी गई कि ताकि इन लोगों की स्वतंत्रता को छीना ना जा सके। तो मुझे लगता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 अच्छी तरह से बहुत बढ़िया से आपके जहन में उतर गया होगा। अब आपसे कोई भी कुछ पूछेगा तो आप बता दोगे, ठीक है नहीं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी
दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है पॉलिटी तो जल्दी से जाइए चैनल पर, वीडियोस डली हुई हैं इससे पहले की, और थोड़े क्वेश्चंस लगाने हैं तो उससे पहले क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, तो जल्दी जाइए और विजिट कीजिए चैनल पर जाकर और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अरे भाई यार मैं क्या करूँ, 30 मिनट की बन गई वीडियो।